दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं प्रज्ञा पांडे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्लास। ओके, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? बताइए, जो निर्वाचन आयोग है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसके प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने बताइए। देखिए, ऑप्शन आपके सामने बताइए। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला प्रश्न है आज का, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुख्य चुनाव आयोग को पदच्युत किया जा सकता है, बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका। चलिए, ऑप्शन नंबर बी। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 124(4) में। आर्टिकल 124(4). ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों पर जो प्रावधान लागू होते उसी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी पदच्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जा सकता है, बताइए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन आपके सामने, बताइए किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और आर्टिकल कौन सा पहले क्वेश्चन में आया था? कौन सा आर्टिकल? 324(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आज का, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य है, बताइए। ये फोर्थ ऑप्शन मतलब फोर्थ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसको आपको बताना है कि निर्वाचन आयोग किसमें से क्या क्या कार्य है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या कार्य है। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, ये भी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, बिल्कुल भी नहीं। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, जी हाँ, ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो ये निर्वाचन आयोग के कार्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन होगा इसका बी सही। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला प्रश्न है आज का। चलिए अगला है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? बताइए, इसमें से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चलिए, किसका? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, इसका जो चुनाव आयोग से कोई संबंध नहीं है। कैसे? देखिए, जो चुनाव की अधिसूचना है लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति करता है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति करता है, और जो विधानसभा है और जो विधान परिषद है जिस राज्य का उस राज्य के लिए राज्यपाल करता है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद के लिए कौन करता है? राज्यपाल करता है। ओके, तो देखिए, जो चुनाव की अधिसूचना है, चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद के लिए राज्यपाल करता है, जिस भी राज्य से करना है, जिस भी राज्य का वो विधानसभा और विधान परिषद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक क्या, ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका। चलिए, ऑप्शन नंबर सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला प्रश्न है, अगला, निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन
आयोग से संबंधित नहीं। इनमें से आपको बताना है कौन सा एक कार्य है जो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं। ऑप्शन आपके सामने बताइए कौन सा कार्य है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। ठीक है, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगला प्रश्न है आज का, अगला है सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? बताइए, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, कौन निर्णय देता है? ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका बताइए। ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। बताइए, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी, ये संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार, विधिक अधिकार, ये सारे अधिकार आप संविधान में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है, इसे किस अधिकार के अंतर्गत रखा गया? तो इसे रखा गया विधिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं आज का, प्रश्न नंबर 10। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। बताइए किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किसके द्वारा? संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है, संसद द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में मत देने का अधिकार इन अधिकारों में से कौन सा? ये आपको बताना। ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा सही होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं आज का। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। बताइए किस ईयर में पहली बार प्रयोग किया गया था 18 वर्ष की आयु पर वोट या मत देने के लिए? बताइए ऑप्शन आपके सामने, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1989 में। किसमें? 1989 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। बताइए दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किससे था? चलिए किससे था? निर्वाचन सुधारों से। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब? निर्वाचन सुधारों से। ठीक है, बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए उपयोगी सोचना, अगर आप बहुत ही कम फीस में जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स की, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए आप क्या क्या है। आप यहाँ पर जो है, अगर यहाँ बहुत ही कम फीस रखी गई है, देख लीजिए के प्लस फीचर्स भी देख लीजिए। बैच कोर्स के बारे में आपको बताते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएसआई फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, ये आप देख लीजिएगा। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर अब हम आपको प्राइस के बारे में, फीस के बारे में बताते हैं। तो फीस क्या है ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, करंट फीस है। और यहाँ पर डिस्काउंट है। डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप सक्सेस मंत्रा का यूज़ करेंगे, सक्सेस मंत्रा रेफरल कोड का यूज़ करेंगे, तब आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस में 10% कम करके यहाँ पर आपकी फीस दी जाएगी। जैसे कि 1 मंथ का 1400, तो 10% अगर डिस्काउंट होगा तो 1260 रुपये, 1260 रुपये होगा। 3 मंथ्स का 3500, तो 10% का डिस्काउंट होगा 3150 होगा। इस तरह से आप सारी फीस यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अनअकैडमी पर आपको दीपक सर की फ्री क्लासेस मिलेगी, वहाँ पर भी आप जाएंगे और वहाँ पर इनवाइट फॉर सक्सेस मंत्रा के यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आप दीपक सर की फ्री क्लासेस देख सकते हैं, जो कि रात को 8 बजे होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसी के साथ हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। ठीक है,
क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इन जो भी कथन दिए इस पर आपको विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं और देखते हैं इसका कौन सा सही है। परिसीमन आयोग के आदेशों की किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। जी हाँ, तो कौन सा सही है? एक और दो दोनों। ठीक है, तो एक और दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है? एक और दो दोनों। ठीक है, एक और दो दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगला प्रश्न है आज का। अगला प्रश्न है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही जवाब है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। चलिए अगला है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। स्टेटमेंट ए है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। बताइए क्या ये सही है? जी हाँ, और कारण रीजन आर है, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही तथा नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या इसका सही है? ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। जो कारण दिया गया ये ए को सही से स्पष्ट नहीं कर रहा है, जबकि ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? बताइए इनमें से कौन सा चुनाव है जो निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? बताइए ऑप्शन आपके सामने कौन सा? ऑप्शन नंबर डी स्थानीय निकायों का। ठीक है, स्थानीय निकायों का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं आज का। प्रश्न नंबर 18। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गुण से सही उत्तर चुनिए। स्टेटमेंट ए है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। क्या ये सही है? बताइए। जी हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। और कारण दिया है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। जी नहीं, ऑप्शन आर क्या है? गलत है। तो ए सही, आर गलत है। किस ऑप्शन में दिया है? ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, पिछले ही क्वेश्चन में भी आया था, पिछले ही क्वेश्चन में ये आया था ना कि जो है स्थानीय निकायों पर निर्वाचन आयोग का, ये देखिए स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है उसे निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। जी बिल्कुल नहीं रहता। तो ए सही है और आर गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? बताइए नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? ये कौन सा है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने, बताइए। 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी। 25 जनवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब? 25 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? बताइए। 61वें संशोधन द्वारा 1988। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब? चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखिए, पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।